हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम सेवेंथ क्लास सोशल साइंस एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को रीड करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। भारत में इतनी विभिन्न प्रकार की, इतने डिफरेंट टाइप की जो ज्योग्राफी पाई जाती है। कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर मैदानी इलाके हैं, प्लेन्स है, कहीं पर अगर रेगिस्तान है तो कहीं पर समुद्री इलाके हैं, तो कहीं पर नदियां हैं, तो कहीं पर जंगल है। कितनी तरह की डाइवर्सिटी ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में पाई जाती है। तो भारत में जो ये डाइवर्सिटी पाई जाती है ज्योग्राफी में, अलग अलग प्रकार के ये जो रीजन्स पाए जाते हैं, जगह पाई जाती है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें श्री औरबिंदो का एक कोट दिया गया है। उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा था उसको ज़रा देखते हैं। टू अस बाय इट्स वेरी जियोग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। यानी कि श्री औरबिंदो ने भारत के बारे में ये कहा था कि भारत में इतनी तरह की ज्योग्राफी पाई जाती है, इस तरह की ज्योग्राफी पाई जाती है जो कि इसको बाकी सभी कंट्रीज से अलग बनाती है। और भारत की जो अलग अलग प्रकार की ज्योग्राफी पाई जाती है, इससे भारत को एक अलग ही पहचान मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और इस पिक्चर के बारे में देखिए क्या बताया गया है। ये जोग फॉल है जो कि कर्नाटका में है। ये झरने आप देख सकते हैं। नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल्स। यहाँ पर आपको प्लेट्यू और वाटरफॉल्स को देखने को कहा गया। देखिए प्लेट्यू क्या होते हैं, जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों में जो प्लेन एरिया होता है, जैसे कि आप अगर ये एरिया देखें तो ये पहाड़ों में ये जो प्लेन एरिया है ये वाला, इसे हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया। इसके बाद वाटरफॉल्स, ये जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सब यहाँ पर वाटरफॉल्स है, ये भी आपने देख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द पावर of the waterfalls is converted into electricity, hydroelectricity. Hydro means water through special turbines. अब यहाँ पर होता क्या है कि जब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ नीचे की तरफ टर्बाइंस लगाए जाते हैं और वो टर्बाइंस घूमते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जब पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हाइड्रो का जो मतलब होता है वो होता है वाटर। तो वाटर की मदद से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको हम दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है। इन 1984 में राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। ये भारत के पहले एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। और तब उन्होंने उस समय की जो भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे बात की थी। वो उस समय स्पेस में थे और वहीं से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से बात की थी। व्हेन शी आस्क्ड हिम, और जब इंदिरा गांधी ने, हमारी प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा था, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि भारत ऊपर अंतरिक्ष से कैसा नज़र आता है, तब उन्होंने क्या रिप्लाई किया था। ही रिप्लाइड सारे जहाँ से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। उन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा, जिसका मतलब होता है कि बेटर देन द होल वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो सारी दुनिया से अच्छा है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है। दिस इज़ द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और ये जो यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी स्पेस से राकेश शर्मा ने कि सारे जहाँ से अच्छा, इसके बारे में ही यहाँ पर अब बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है सारे जहाँ से अच्छा, ये एक वेल नोन पोएम है अर्ली 20th सेंचुरी की। और इसका टाइटल यही है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। अब इस बुक के एंड में आपको इंडिया का मैप दिया गया है, एक पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप। ये दोनों मैप्स अभी हम आपको दिखाएंगे। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व। अब जब आप इन मैप्स को देखते हो तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, आपको क्या क्या पता चलता है। रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। ये आप पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कि जो फिजिकल मैप होता है इंडिया का, उसमें आपको इंडिया के जो टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स है, यानी किस किस तरह की ज़मीन आपको पता चलती है। जैसे कि माउंटेन्स कैसे पता चलते हैं मैप में, प्लेन्स जो मैदानी इलाके होते हैं, जो प्लेट्यूज होते हैं कैसे पता चलते हैं, ये भी हम देखेंगे। विच लैंडफॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। और जब हम ये मैप देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन्स है, कहाँ प्लेट्यूज हैं और कहाँ पर सी या ओशंस दिखाए गए हैं। व्हाट
डू द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन, और यहाँ पर जो मैप में जो डिफरेंट कलर्स है जो कि अभी हम चेक करेंगे उनके क्या मतलब होते हैं। हिंट, द लेजेंड ऑन द मैप शोज द हाइट्स ऑफ ईच एरिया। तो ये सब चीज़ें अभी हम देखने जा रहे हैं, कैसे हमें पता चलेगा कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लेट्यू है, कहाँ पर प्लेन है, ये सब चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप अपनी बुक के एंड में आएंगे, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, तो वहाँ पर आपको दो तरीके से इंडिया के मैप दिए गए हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है पॉलिटिकल मैप। यहाँ पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जगह ये स्टेट वाइज आपको बताया गया है। भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो सब पॉलिटिकल मैप में मेंशन किए जाते हैं, जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये इसका फिजिकल मैप दिखाया गया है। अब इंडिया का जो ये फिजिकल मैप है इसको ध्यान से देखिए। ये जो आप यहाँ पर एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये ब्राउन और वाइट, ये आपके जो माउंटेन एरिया है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके अलावा ये जो आप डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये प्लेट्यू को दिखाता है, और यहाँ पर आप जो ये लाइट ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये सब आपके प्लेन्स हैं, यानी जो मैदानी इलाके हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये आपका जो वाटर वाला पार्ट है, जो आपका ओशन या सी वाला पार्ट है वो दिखाया गया है। तो ये आपका जो फिजिकल मैप है इंडिया का वो बताया गया है, जहाँ से आपको क्या क्या पता चल रहा है, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, और जो प्लेन्स है वो कहाँ पर है, और जो प्लेट्यूज़ है वो कहाँ पर है, और जो ओशन या सी वाला पार्ट है वो कहाँ पर है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, रिमेंबर टू रेफर पेरियोडिकली टू द फिजिकल मैप। तो जब भी हमें इंडिया का मैप यूज़ करना होगा, मैप देखना होगा, तो हम फिजिकल मैप यूज़ करेंगे, हम फिजिकल मैप को प्रेफरेंस देंगे। अब इसके बाद इंडिया के बारे में देखिए और क्या क्या बताया गया है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है, हमारा भारत है, ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। और ये जो हमारा देश है इंडिया, ये एशिया का पार्ट है, ठीक है। अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, और इंडिया के साथ साथ जो नेबर कंट्रीज़ है वो कौन सी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि एशिया के अंदर इंडिया है, और इंडिया के साथ अगर आप ये सारी कंट्रीज़ को जोड़ते हैं, एक साथ बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, उसके बाद और कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, और इनके साथ इंडिया। तो इन सब को जब आप एक साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इट फॉर्म्स द रीजन। ये सब देश मिलकर क्या बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडिया प्लस ये सारी कंट्रीज़। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट एक बड़ा पार्ट है, ठीक है, लैंड का, ज़मीन का, और उसमें एक छोटे पार्ट को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये सारा मिलकर, ये सारे देश और इंडिया मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, ऑफन फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्कशन वे रेफर टू 5 रीजन्स। यानी कि जब हम इंडिया की ज्योग्राफी देखते हैं तो उसको 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। द ग्रेट माउंटेन जोन, एक तो जो पहाड़ी इलाके हैं भारत के, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस, और गंगा और इंडस के आसपास का जो प्लेन एरिया है, द डेजर्ट रीजन, और जो रेगिस्तानी पार्ट है भारत का, द सदर्न पेनिनसुला, जो भारत का सबसे नीचे का जो सदर्न पार्ट में नीचे की तरफ आता है, तो जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसको कहते हैं सदर्न पेनिनसुला, एंड द आइलैंड्स हो गए जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दिस जोन्स। इस चैप्टर में हम इन सब इंडिया के जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं इनके बारे में जानेंगे, प्रोवाइडिंग यू विद अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स एंड ऑफरिंग ग्लिम्प्सेस ऑफ व्हाट थिंग्स लुक लाइक इन क्लोज अप एट सम ऑफ दीज प्लेसेस। और इन सब पार्ट्स के बारे में हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इन टू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज सिंस एज यू विल सून सी इंडिया इज़ लार्ज एंड डाइवर्स। तो इन सभी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन एक ओवरव्यू इन सब जो भी हमने पार्ट्स अभी पढ़े कि जो माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया है, इंडिया का सदर्न एरिया है, जो ये द्वीप है, जो छोटे छोटे द्वीप जैसे कि अंडमान निकोबार, इन सब के बारे में हमें एक ओवरव्यू इस चैप्टर में मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ। यानी ये जो इंडिया के नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये एक दीवार की तरह खड़ी रहती है जो भारत की एक तरह से हम कह सकते हैं सुरक्षा करती है। वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स। जबकि इंडिया के वेस्ट में जो थार डेजर्ट है, जो थार मरुस्थल है,
और जो अरेबियन सी है ये भारत की वेस्टर्न लिमिट को डिसाइड करता है। भारत वेस्ट में कहाँ तक है, जहाँ तक कि थार डेजर्ट हो या अरेबियन सी है। टू द साउथ, अगर हम साउथ में आए द इंडियन ओशन, तो साउथ में इंडिया कहाँ तक है, इंडियन ओशन तक, यानी कि इंडिया अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो आप इंडियन ओशन तक पहुँचते हैं। एंड टू द ईस्ट, और अगर आप इंडिया के ईस्ट में जाएँ द बे ऑफ बंगाल आ जाता है, फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। तो नीचे की तरफ जाते हैं तो इंडियन ओशन एक नेचुरल बाउंड्री है इंडिया के लिए, और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको बे ऑफ बंगाल मिलता है जो कि इंडिया के लिए एक नेचुरल बाउंड्री है। दीज जियोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, वेस्ट में जाते हैं तो थार डेजर्ट और अरेबियन सी है, साउथ में जाते हैं इंडियन ओशन है, और ईस्ट में जाते हैं तो बे ऑफ बंगाल है। तो ये सब इंडिया के इसको इस तरीके से रखते हैं कि ये इंडिया को जो कॉन्टिनेंट है पूरा उससे थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में है, तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो इन सब चीज़ों से बनती है। एंड हैव प्लेड अ क्रूशल रोल इन शेपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। और ये जो इंडिया की हमने बाउंड्रीज देखी, नॉर्थ में हिमालय, वेस्ट में थार डेजर्ट और अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, इन सब की वजह से इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड होता है, कल्चर और हिस्ट्री। ये यानी कि ये जो हमने बाउंड्रीज देखी जो इंडिया की बनती है, इन सब का इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है भारत के क्लाइमेट पे, कल्चर पे और हिस्ट्री पे। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि आपने लास्ट ईयर 6th क्लास में भी पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो उसको याद करने के लिए बोला गया आपको। लुक एट द मैप, फिर आपको मैप देखने को कहा गया जो भी हम आपको दिखाएंगे। कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। यानी इंडिया का फिजिकल मैप देखकर अभी हम आपको ये बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में इंडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है। तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है। तो अगर आप लैटिट्यूड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो इंडिया लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से लेके, देखिए 10 डिग्री से थोड़ा नीचे है तो हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से लेके ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं और यहाँ देखते हैं तो लगभग 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसकी रेंज है। एक बार फिर से देख लीजिए, नीचे की तरफ से देखते हैं तो लगभग 8 डिग्री नॉर्थ से लेके ऊपर की तरफ आप आते हैं तो लगभग 37 डिग्री नॉर्थ तक इसकी लैटिट्यूड में रेंज है। अब अगर आप इसको लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 70 डिग्री ईस्ट दिखा रहा है। अब इंडिया की अगर आप यहाँ पर बाउंड्रीज देखते हैं तो लगभग 68 डिग्री ईस्ट से लेके, कहाँ से, 68 डिग्री ईस्ट से लेके अब आप इधर राइट की तरफ आएंगे तो ये 90 डिग्री इससे भी आगे तक इंडिया जाएगा, ये लगभग यहाँ तक। तो ये आपका बन जाता है लगभग 97 डिग्री ईस्ट तक। यानी कि अगर आप इसमें लॉन्गिट्यूड में आते हैं तो 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक इंडिया की ये रेंज बनती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियाज़ फिजिकल मैप। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी थी, देखिए हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि इंडिया के नॉर्थ में है, ये हमें फिजिकल मैप पे दिखाना है, इंडिया का जो फिजिकल मैप है। फिर ये थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स, ये वेस्ट में आते हैं। साउथ में क्या आता है, इंडियन ओशन, और ईस्ट में क्या आता है, बे ऑफ बंगाल। अब ये हम देखते हैं इंडियन फिजिकल मैप पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में ये आपका माउंटेन रीजन आ जाता है, ठीक है। अगर आप वेस्ट में आते हैं यानी कि लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और यहाँ पर आपका ये वेस्ट में अरेबियन सी आ जाता है। साउथ में अगर आप आते हैं तो साउथ में आपको यहाँ पर मिलेगा ये इंडियन ओशन, और अगर आप यहाँ ईस्ट में आते हैं तो यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है। अब इसके बाद देखिए हमसे क्या कहा गया है, लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयाज टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। अब हम हिमालय से लेके इंडियन ओशन में जो आइलैंड्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के ईस्ट में जैसे बे ऑफ बंगाल है उस ईस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। द डाइवर्स कलर्स इन द मैप ऑलरेडी गिव्स अस अ सेंस ऑफ द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। और अभी जो हमने इंडिया का फिजिकल मैप देखा था उसमें अलग अलग कलर थे, जिससे पता चलता है इंडिया में जियोग्राफिकल कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर ओशन आ गया, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आ गया। तो कितनी तरह की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है इंडिया में। फेमिलराइज योर सेल्फ विद द रीजन ऑन द मैप, द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द एल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पर इंडियन मैप में हमने यहाँ पर देखा था
कि जिस जैसे अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये कलर है जिसमें कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, ब्राउन कलर है, वाइट कलर है, ये हमारे जो माउंटेन रीजन है। फिर यहाँ पर ये लाइट ग्रीन कलर आ जाता है, कहीं पे ये डार्क ग्रीन कलर आ जाता है, ये यहाँ पर ब्लू कलर है। तो ये अलग अलग तरीके की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके की जियोग्राफी जो इंडिया में पाई जाती है, ये सब हमें यहाँ पर इन कलर्स से पता चल रहा है। अब हम देखेंगे हिमालयाज़ के बारे में। द हिमालयाज़, लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप, यानी कि जो इंडिया का फिजिकल मैप पर, उस पर अगर आप हिमालयन रेंज देखेंगे तो आपको पता चलेगा हिमालय कितनी बड़ी रेंज में फैला हुआ है। इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल, ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत विशाल दीवार की तरह काम करता है। ठीक है। फ्रॉम द रीजन कैन यू गैस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालय। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हिमालय की जो रेंज दिखाई गई है, कितनी बड़ी रेंज में ये हिमालय यहाँ पर फैला हुआ है। और देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा है, यहाँ पर एक और इमेज है ये वाली। दीज आर सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द हिमालयन रेंज। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर, यानी जो हिमालयन रेंज है ये 2500 किलोमीटर की रेंज में ये हिमालय के जो माउंटेन हैं ये फैले हुए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया, लेट्स रिमेंबर द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। हिमालय के आप पहाड़ों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पहाड़ आसमान को छू रहे हैं, ये इतने ऊंचे होते हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000ers। और हिमालय की जो रेंज है, देखिए हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत सारे माउंटेन इसमें पाए जाते हैं और हिमालय में बहुत सारे ऐसी पहाड़ियों की चोटियां हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से भी ज़्यादा है और इनको 8000ers कहा जाता है। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस 6 कंट्रीज़ इन एशिया। और ये जो हिमालय के माउंटेन्स की जो रेंज है ये एशिया में 6 कंट्रीज़ में आती है। 6 कंट्रीज़ में हिमालय के पहाड़ पाए जाते हैं, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? तो हम जानते हैं कि हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट पाया जाता है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। इन द समर, गर्मियों में, द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स, यानी कि जब गर्मियों का समय आता है तो ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालयस के, इनमें जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर बर्फ़ की नदियाँ होती है, जमा हुआ एकदम पानी, एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ग्लेशियर्स होते हैं। गर्मियाँ आने पर ये पिघलने लगते हैं और इनका पिघला हुआ पानी फिर नदियों में जाता है। ठीक है। और यही से हमारी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से ही निकलती हैं, सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो नदियाँ हैं, जो 3 नाम यहाँ पर हमें दिए गए हैं, ये हिमालय से ही निकलती हैं जब यहाँ के ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघलती हैं गर्मियों में। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज़, यानी कि यहाँ पर जो मेन रिवर्स है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ जिनका पानी भी मेन नदियों में जाकर मिल जाता है। तो ये जो रिवर होती है और इनकी जो सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यही से जो पानी आता है वो हमारे जो देश है जहाँ पर ये हिमालयन रेंज है वहाँ पर जो ये नदियों का पानी जा रहा है तो उनके पीने के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये पानी वहाँ पर अवेलेबल होता है, कनेक्टिंग विद द लाइफ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और इन्हीं नदियों पर लाखों करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर करता है। हैंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, इसलिए हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम, और बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम के लिए भी हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं इन्हीं हिमालयन रेंज के आसपास ही पनपी थी, विकसित हुई थी। तो बहुत सारे कल्चर यहीं से विकसित हुए थे, इनके हिमालयन रेंज के आसपास से। द माउंटेन्स देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड, और पहाड़ों को पवित्र माना जाता है। एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन दैम, बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी इन पहाड़ों में बनी हैं, विकसित हुई हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट, और बहुत सारे जो साधु सन्यासी होते हैं दुनिया भर से, वो यहाँ पर आते हैं, मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये एक जो हिमालय जो रेंज है, जो हिमालय के पहाड़ हैं, इनके स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है दुनिया भर में। अब इसके बाद देखिए डोंट मिस आउट। अब इसमें क्या बताया गया? द भागीरथी रिवर, ये जो भागीरथी रिवर है, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ये गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी यानी कि जैसा कि पहले हमने आपको बताया सहायक नदी। तो गंगा में जो पानी होता है उसका एक बड़ा हिस्सा भागीरथी रिवर से आता है, और भागीरथी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है?
ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख काउज माउथ इन उत्तराखंड, यानी कि जो भागीरथी रिवर है वो स्टार्ट होती है गोमुख से, जो कि उत्तराखंड में है। गोमुख यानी कि काउज माउथ, इसकी शेप गाय के मुंह जैसी होती है। यहाँ पर आप ये ग्लेशियर देख सकते हैं, ये ग्लेशियर जो है गोमुख कहलाता है। यहीं से जब ये पिघलता है और इधर से जब पानी आता है तो ये गंगा के पानी में, गंगा में जो मेन सोर्स है वो यहीं पर है पानी का, और यहीं से हम कह सकते हैं कि जो गंगा का मेन पानी है वो यहीं से आता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भागीरथी का ओरिजिन है, यहीं से स्टार्ट होती है, या फिर आप इसको गंगा का ओरिजिन भी कह सकते हैं। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, इसको नाम दिया गया गंगोत्री ग्लेशियर। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयस, और इंडिया के जो हिमालयन रीजन है, जो हिमालय का जो पार्ट इंडिया में पड़ता है, उसका ये सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, इसको पवित्र माना जाता है, एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स, और यहाँ बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। गोमुख इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, कई लोग एडवेंचर के लिए भी यहाँ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगिन देयर, तो अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखिए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, गोमुख से होता है, जो कि कहाँ पर है, जो कि है उत्तराखंड में। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया कि हिमालयास बने कैसे थे। देखिए, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, हिमालयास बने कैसे थे। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पुराने समय की बात है, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। एक समय था कि एक ज़मीन का, धरती का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था और इंडिया उसका पार्ट था, और उसे गोंडवाना कहा जाता था, गोंडवाना कहा जाता है। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, और उस समय भारत अफ्रीका के साथ कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ था। एट सम पॉइंट, और एक समय ऐसा आया, इट ब्रोक अवे, कि वो इंडिया वहाँ से अलग हो गया, एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, और इंडिया नॉर्थ की तरफ जाने लगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया इस तरीके से ऐसे आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ से ऐसे आया, फिर और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, और एक टाइम आया इंडिया यहाँ पर आकर यूरेशिया प्लेट से टकरा गया, जिसकी वजह से फिर हिमालय बने, क्योंकि जब ज़मीनें दो तरफ से आपस में टकराई है, प्लेटें टकराई, तो ज़मीन ऊपर उठी, जिससे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले की ये बातें हैं। इट रीच्ड द लैंड मास ऑफ यूरेशिया, जो इंडिया था वो धीरे धीरे आते आते किससे टकराया, यूरेशिया से, एंड कोलाइडेड विद इट, उससे टकरा गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, और इंडिया जब यूरेशिया प्लेट से टकराया, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, तो उनके बीच की जो ज़मीन थी वो ऊपर उठने लगी। एंड इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, इंडिया ने यूरेशिया को पुश किया। द लैंड बिटवीन दैम क्रम्पर्ड एंड रोज अप, तो जब दो चीज़ें टकराती हैं तो उनमें एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये इंडिया जब टकराया यूरेशिया प्लेट से, तो उससे बीच की ज़मीन ऊपर उठने लगी। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, जैसे आप एक कारपेट को पुश करते हैं तो उसमें रिंकल आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ज़रा ध्यान से देखिए, ये हिमालयन रेंज में ही एक पार्ट दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऐसे रिंकल होते हैं, जैसे लगता है जैसे यहाँ पर ज़बरदस्त टक्कर हुई थी और उसकी वजह से ऐसे इस तरीके से ये पर्वत ऊपर की तरफ उठे, ज़मीन ऊपर की तरफ उठी और ये पहाड़ बन गई। ये रिंकल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि कितनी ज़बरदस्त ये टक्कर हुई होगी। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, इस तरीके से ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ बने। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे, आज भी इंडिया एशिया को पुश कर रहा है। वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, हर साल केवल 5 सेंटीमीटर। सुनने में लगता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम में देखेंगे तो इसका बड़ा असर होता है। विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज, ये जो हर साल इंडिया 5 सेंटीमीटर एशिया को पुश कर रहा है, ये दिखने में स्लोअर लगता है, और इससे ज़्यादा तो हमारे बाल ही ग्रो कर जाते हैं इससे ज़्यादा स्पीड से। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, और आज भी हिमालय जो है वो धीरे धीरे, तो उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, हर साल थोड़ी थोड़ी। अबाउट 5 मिलीमीटर्स, हर साल हिमालय की जो ऊंचाई है कितनी बढ़ रही है पहाड़ों की, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। सुनने में कम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय में देखेंगे तो इसका भी असर होगा। बट ओवर अ मिलेनियम, लेकिन लाखों सालों के हिसाब से देखें, दैट एड्स अप टू 5 मीटर, तो ये 5 मीटर तक भी ये हाइट ऊपर चली जाएगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, डोंट मिस आउट। द वर्ड हिमालय इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स, जो हिमालय है ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। एक है हिम मीनिंग स्नो, एक हिम का मतलब होता है स्नो यानी बर्फ़, एंड आल्या, आल्या का क्या मतलब होता है, मीनिंग अबोर्ड और ड्वेलिंग यानी जो घर होता है, यानी बर्फ़ का घर। 10 अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी हिमालय का मतलब है बर्फ़ का घर।
इसको आप बर्फ़ का घर या हिम का घर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। द हिमालयाज़ आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। हिमालय को 3 मेन रेंजेस में बांटा जाता है। पहला द हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज़, ये सबसे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर रहता है, साल भर भयंकर ठंड और बर्फ़ रहती है, और यहाँ नाम मात्र के ही लोग रहते हैं, अगर रहते भी हैं तो, क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रगड पार्ट ऑफ द रेंज, ये सबसे ऊंचा और सबसे उबड़ खाबड़ पार्ट होते हैं हिमालयाज़ के, बहुत ऊंचे होते हैं। होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये बहुत ही ऊंची चोटियाँ हैं पहाड़ों की। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ बर्फ़ रहती है, ये इलाके पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। लाइफ हेयर इज टफ, यहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल होता है। एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर इंसान बहुत कम पाए जाते हैं, और उनके द्वारा बनाई गई जो चीज़ें वो भी नाम मात्र की होती हैं। उसके बाद आते हैं इनसे जो थोड़े छोटे पहाड़ होते हैं, द हिमाचल, द लोअर हिमालयाज़, तो सबसे ऊपर था हिमाद्री, उसके बाद आता है अब हिमाचल, ठीक है, लोअर हिमालयाज़ भी कहते हैं इसको। लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज़, ये ग्रेटर हिमालयाज़ के थोड़ा साउथ में रहते हैं। अच्छा, जो हिमाद्री था उसको ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हिमाचल आता है, लोअर हिमालयाज़, लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज़, ये ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में आता है। एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट फिर भी थोड़ा सा बेटर होता है। अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत डिफरेंट तरीके के पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। एंड ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ इंसान अच्छे से रह पाते हैं, जैसे आपने देखा होगा शिमला हो गया, मंसूरी हो गया, इस तरीके की जो जगह होती है, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पर इंसान अच्छे से रहते हैं। पॉपुलर हिल स्टेशंस भी यहाँ पर है, सच एज नैनीताल जो उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी जो उत्तराखंड में है, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। तो ये सब जो हिल स्टेशन है आपको हिमाचल में लोअर हिमालयाज़ में मिलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है फिर शिवालिक हिल्स, द आउटर हिमालयाज़, यानी सबसे ऊपर सबसे बड़े बड़े पहाड़ हिमाद्री। उसके बाद अगले आते हैं हिमाचल, लोअर हिमालयाज़, उनके नीचे फिर आता है द शिवालिक हिल्स जो आउटर हिमालयाज़ है। फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज, ये पहाड़ों की हिमालय जो रेंज है उसके सबसे छोटे पहाड़ यहाँ मिलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटियाँ होती हैं। एंड डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल होते हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ अच्छे से मिल जाती है, जंगल भी घने होते हैं। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज़ एंड द गैंगेटिक प्लेन्स, और यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हिमालय के पहाड़ी इलाके हैं और जो प्लेन्स आ जाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स, इनके बीच में एक रास्ते का काम करता है। यानी कि जब आप प्लेन से, नॉर्दर्न प्लेन्स से हिमालय की तरफ जाते हैं, ऊंचे पहाड़ों की तरफ, तो बीच में ये जो शिवालिक हिल्स आती हैं, ये एक तरह से एक रोड का काम करते हैं, एक रास्ते का काम करते हैं, और यहाँ से आगे जाकर आप मेन हिमालयाज़ में पहुँचते हैं। अब इसके बाद देखिए, लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज़, यानी कि जो हिमालयाज़ हैं वो कौन कौन से स्टेट में आते हैं। जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप अभी हम दोबारा देखते हैं, उसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ हिमालयाज़ की रेंज आती है। टेक द हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स फॉर दिस एक्सरसाइज, तो हमसे कहा कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों देखिए। तो हमें क्योंकि स्टेट्स चेक करने हैं तो एक बार पहले हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं। तो यहाँ पर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके हिमालयन रेंज है ये आप देख सकते हैं, ऊपर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा यहाँ पर नेपाल में भी आ जाता है। यहाँ पर ये उत्तराखंड में हिमाचल की हिमालयाज़ की जो रेंज है वो आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये भूटान हो गया। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ जहाँ पर ये हिमालयाज़ की रेंज है। अब इसके बाद देखिए, डोंट मिस आउट, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, पढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन इज़ नोन एज काटकुनी और धाजी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो घर बनाया गया है ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में किस तरीके के घर होते हैं, पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, और इस स्टाइल से जो घर बनाए जाते हैं इनको काटकुनी या धाजी देवारी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज़ यूज, इसमें जो पहाड़ों पर जो पत्थर और लकड़ी पाई जाती है उसका यूज़ किया जाता है इस तरह के घरों को बनाने के लिए। विच नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म, इससे ना सिर्फ घर गर्म रहते हैं बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक्स, लेकिन अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उसमें भी ये घर सुरक्षित रहते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की बहुत ज़्यादा वैरायटी डाइवर्सिटी पाई जाती है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, और फोना मतलब जीव जंतु। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व की धरोहर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं वो घोषित किया गया है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द विलेज कम्युनिटीज़ दैट लिव इनसाइड द पार्क। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है इस पार्क की, यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसकी देखभाल कौन करता है, इनके संभालने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी होती है। और ये जो विलेज कम्युनिटी होती है जहाँ जो लोग रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो भी इन चीज़ों का, इस पार्क का ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर आप ये इमेजेस देख सकते हैं जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। तो यहाँ हम आते हैं, ये वाली इमेज देखिए। तो ये जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसका जो एरिया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। सेकंड इमेज कौन सी है देखते हैं ज़रा। हिमालयन मोनार मेर, ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयन मोनार दिखाया गया जो मेर होता है, इसकी इमेज आ गई यहाँ पर। उसके बाद थर्ड, और मोनेस्ट्री इन लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख में जो मोनेस्ट्री होती है वो दिखाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास रिवर है, ये दिखाया गया है। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद सिक्स्थ, अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन अ लोकल मार्केट इन द हिमालयाज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय में जो लोकल मार्केट होती है वहाँ पर जो चीज़ें उगाई जाती है खाने पीने की, ये खाने की जो चीज़ें उगाई जाती है वो यहाँ पर मार्केट में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेवन, ये है रोडोडेंड्रोन, अ टाइप ऑफ शरबत इज़ मेड आउट ऑफ दिस फ्लावर, यहाँ पर आप ये रेड कलर के फ्लावर्स देख सकते हैं, इनसे शरबत बनता है जिसको रोडोडेंड्रोन कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ बात हो रही है लद्दाख की। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। जब भी हम डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एक गर्म जगह, गर्म रेगिस्तान। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे गर्म रेगिस्तान होते हैं वैसे ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, और भारत में भी एक ठंडा रेगिस्तान है, और वो क्या है, लद्दाख। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर विंटर में जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। एंड द लैंडस्केप इज़ रग्ड, और बड़ी ही ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर ज़मीन होती है। विद रॉकी टेरेन, यहाँ पर चट्टाने पत्थर बहुत पाए जाते हैं। डीप वैलीज होती हैं, लेक्स होती हैं, सच एज पेंगोंग सो का मतलब होता है लेक। अब आगे देखिए, द टेरेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून, यहाँ की ज़मीन अगर आप देखेंगे जाके तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ये चांद की जैसे ज़मीन होती है, ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से भरी हुई या चट्टानी ज़मीन, पत्थरों से भरी ज़मीन, वैसी मून की तरह। हैंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड, इसलिए लद्दाख को मून लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद जियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन, उन्होंने बताया, स्टडी करके बताया कि लद्दाख में जो ये ज़मीन है ये कैसे बनी, लद्दाख कैसे बना। एज वी सॉ अर्लियर बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशिया, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसी वीडियो में कि जब इंडिया ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आया और यूरेशिया से टकराया तो ज़मीन ऊपर की तरफ उठी, तो उसी प्रोसेस में ये जो था लद्दाख ये बना। दिस फोल्डेड पोर्शन वॉज पार्ट ऑफ एन ओशियन, तो वहाँ पर एक ओशन हुआ करता था जो कि जब ये टक्कर हुई तो फिर वो हिस्सा ऊपर की तरफ उठा। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, जिसकी वजह से लद्दाख में जो रॉक्स पाए जाते हैं आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले, तो ये ज़्यादातर सैंड और क्ले के बने होते हैं। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ, और यहाँ पर विंड और रेन की वजह से आज यहाँ के माउंटेन की शेप ऐसी हो गई है जैसे कि यहाँ पर आप इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इमेज भी आप देख सकते हैं,
याक्स की बात हो रही है। याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ्स ऑफ पीपल इन द हिमालयंस। हिमालयाज में याक की जब बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दे आर रियर्ड, उनको पाला जाता है फॉर देयर मिल्क, मिल्क के लिए, मीट के लिए, वुड के लिए एंड डंग के लिए, एंड आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। और यहाँ पर जो लद्दाख में एक लेक है पेंगोंग सो, ये आप देख सकते हैं लद्दाख में है ये वाली लेक आप देख सकते हैं। दिस लेक हैज़ सॉल्टी वाटर, इस लेक में सॉल्टी वाटर पाया जाता है अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स। जैसा कि देखिए ज़्यादातर जो लेक्स होते हैं उनमें मीठा पानी होता है, लेकिन इस लेक में सॉल्टी वाटर है। इसका रीज़न क्या है? द सॉल्टीनेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द मिनरल्स दैट डिजॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। अब यहाँ पर ये आप माउंटेन्स देख सकते हैं। इन माउंटेन्स से जो यहाँ पर मिनरल्स आते हैं नीचे ऐसे बहते हुए, कह सकते हैं बारिश के साथ बहते हुए, इस लेक में मिनरल्स आते हैं। इन मिनरल्स की वजह से ये जो लेक का वाटर है ये सॉल्टी वाटर है। अब उसके बाद आगे देखिए क्या कहा गया है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, हालांकि यहाँ पर बहुत हार्ड कंडीशन होती है लद्दाख में। लद्दाख इज़ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ में स्नो लेपर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे, आइबेक्स और तिब्बतियन एंटेलोप्स मिल जाएंगे। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, यहाँ के जो लोग हैं जो लद्दाख में रहते हैं एक साधारण जीवन जीते हैं। द रीजन इज़ नॉन फॉर इट्स एंशेंट मोनेस्ट्रीज़, यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मोनेस्ट्रीज़ भी पाई जाती हैं। कलरफुल फेस्टिवल्स यहाँ के होते हैं, यानी कि काफ़ी फेस्टिवल्स भी ये लोग मनाते हैं, सच एज रोज़ार एंड द हेमिस फेस्टिवल। यहाँ के 2 फेस्टिवल्स के नाम भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द गेंजेटिक प्लेन्स के बारे में। जब आप हिमालय से नीचे की तरफ आते हैं तो आप मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। अब हम इन मैदानी इलाकों के बारे में पढ़ेंगे। एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम द हिमालयाज, जब आप हिमालय से साउथ की तरफ नीचे की तरफ आते हैं, वे रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गेंजेटिक प्लेन्स, तो आप बहुत बड़े और उपजाऊ गेंजेटिक प्लेन्स पे पहुंच जाते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। दीज प्लेन्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये जो मैदानी इलाके हैं इनका इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया के सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो इन्हीं मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे ही बसी थी। दीज प्लेन्स आर नरिश्ड बाय माइटी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनका जो पानी यहाँ आता है उनकी वजह से ये जो मैदानी इलाके बहुत ही नरिश्ड रहते हैं, बहुत ही उपजाऊ रहते हैं। प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफ लाइन वाटर, और यहीं से ये जो हिमालय की नदियाँ निकलती हैं उन्हीं से जो ये लाइफ लाइन है इन मैदानी इलाकों की वो आती है, यानी कि वाटर वहीं से आता है। तो इन मैदानी इलाकों को वाटर कहाँ से मिलता है? जो ये नदियाँ आती है हिमालय से। द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम्स, यहाँ से हम 3 मुख्य नदियों की बात कर रहे हैं, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, जो कि हिमालय से आती है और इन मैदानी इलाकों को उपजाऊ बनाती है। अलॉन्ग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, और इनके साथ साथ इनकी सहायक नदियाँ भी होती हैं। एनरिच द सॉइल विद मिनरल्स, जिसकी वजह से यहाँ मैदानी इलाकों की जो मिट्टी है बहुत ही मिनरल से भरपूर रहती है। मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ रहती है। एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से हो पाता है क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। द रिवर्स ब्रिंग विद दैम मिनरल्स, रिवर्स अपने साथ मिनरल लाते हैं। दैट एनरिच द सॉइल, जिससे कि यहाँ के मैदानी इलाकों की मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। एनेबलिंग एबेंडेंट एग्रीकल्चर, जिससे कि खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे से हो पाती है इन मैदानी इलाकों में। द रिवर्स आर ऑल्सो सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिवर्स से ही इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन दीज प्लेन्स, और ये जो मैदानी इलाके होते हैं इनमें भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहीं पर रहती है, इन्हीं मैदानी इलाकों में रहती है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर लिखा है द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि भारत में नॉर्दर्न जो प्लेन्स है, उत्तर में भारत में जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी इलाके हैं, हैज़ अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो यहाँ पर क्योंकि प्लेन्स है, मैदानी इलाका है, तो यहाँ मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है और बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जा सकती है, रोड्स बनाई जा सकती है, प्लेन्स हैं। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब ये जो प्लेन जो इलाके होते हैं यहाँ पर रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क अच्छे से बनाया जा सकता है, जिससे कि लोग खुद भी ट्रैवल कर सकते हैं, लंबे डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और जो चीज़ें हैं खाने पीने की और दूसरी चीज़ें वो भी लाई जा सकती हैं। एज यू विल सी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर्स, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा एंड अदर रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। यानी जब हिस्ट्री वाले हम पोर्शन में जाएंगे इस बुक में और वहाँ पर ये चैप्टर पढ़ेंगे टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर्स, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे
कि बहुत पुराने समय से, हज़ारों सालों से गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो दूसरे रिवर्स हैं उनका यूज़ किया जाता रहा है ट्रैवल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर आप कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द प्लेन्स, यानी ये जो प्लेन एरिया होते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई जाती है और बहुत अच्छे से खेती की जाती है। उसके बाद सेकंड देखिए, एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन टॉप राइट, यानी यहाँ यमुना और दिल्ली को यहाँ पर शो किया गया इस इमेज में। उसके बाद ये यहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश, जब एक ही खेत में अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती है तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं, ये भी प्लेन एरिया में होता है। उसके अलावा रूरल वुमेन वर्किंग इन अ पैडी फील्ड इन द वेस्ट बंगाल, ये जो धान की खेती होती है वेस्ट बंगाल में, ये प्लेन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ये धान की खेती करती हुई महिलाएं दिखाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गेंजेटिक प्लेन्स, ये जो गंगा और उसके आसपास के जो प्लेन मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन लाइंस बिछी हुई हैं और नदियों को भी यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट वे की तरह। यहाँ पर भी ये जो स्टीमर या बोट्स होती हैं चलती हैं और इससे भी लोग ट्रैवल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या बताया गया है देखिए, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस, यानी कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं उनके नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी एट्सेट्रा। अब उसके बाद देखिए, द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा हाउ एवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो नाम लिया गया है, इसको जो नाम दिया गया है वो किस बेसिस पे दिया गया है, द सन ऑफ ब्रह्मा, इसका मतलब होता है ब्रह्मा का बेटा। ठीक है, दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, और गर्मियों के दिनों में सूखने की बजाय ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें पानी और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैन यू गैस वाई ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब गर्मियों का समय होता है तो ये बहुत हाइट से निकलती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत से आती है तो वहाँ पर जो ग्लेशियर्स है गर्मी की वजह से वो पिघलते हैं, तो और उसके अलावा बारिश भी होती है, जिससे कि ये जो इसमें गर्मियों के दिनों में जो पानी होता है ब्रह्मपुत्र नदी में वो और ज़्यादा बढ़ जाता है बजाय कम होने के। उसके बाद देखिए, लेट्स एक्सप्लोर, नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन्स, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर स्पेस से फोटो ली गई है और ये बहुत ही चमक आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा लाइटिंग है यहाँ पर। ऐसा क्यों? और ये कौन सी एरिया की बात हो रही है? इन द प्लेन्स, ये जो प्लेन एरिया होते हैं जहाँ पर नदियों के साथ साथ जो प्लेन इलाके, मैदानी इलाके, देखिए यहाँ पर जो प्लेन इलाके होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा, लाइटें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये लाइट्स इतनी ज़्यादा चमकती हुई नज़र आती हैं। और यह है क्या? यह है सैटेलाइट इमेज ऑफ द गेंजेटिक प्लेन्स। जो गेंजेटिक प्लेन्स है, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है जिससे कि लाइटें बहुत यूज़ होती है और वो इस तरीके से नज़र आती हैं ऊपर स्पेस से। उसके बाद देखिए इस इमेज में क्या दिया गया, द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहाँ पर ये जो लंगूर है वो बैठा हुआ दिखाया गया। तो ये लंगूर इन रीजन्स में, इन एरिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ टाइगर के बारे में क्या बताया गया देखिए, द मेजेस्टिक टाइगर दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक ऐसा भी समय था जब ये टाइगर जो थे ये भारत में लगभग विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे, तब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिटेट्स। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया जिसमें ध्यान रखा गया कि इन टाइगर्स को विलुप्त होने से, एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए और इनकी जनसंख्या बढ़े। और आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया में टाइगर्स की जनसंख्या काफ़ी अच्छे से बढ़ चुकी है और अब इनका जो ये खतरा था विलुप्त होने का वो भी अब नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर और आपको ये इमेजेस दिखाई गई हैं। द इंडियन घड़ियाल, यहाँ पर ये आप घड़ियाल देख सकते हैं। एन एडल्ट इज़ बिटवीन 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक होती है। दिस रेप्टाइल इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। देयर आर लॉज दैट प्रोहिबिट हार्मिंग इट फॉर हंटिंग इट, इसीलिए इसके लिए लॉ बनाए गए हैं कि इसका शिकार करना और इसको हर्ट करना प्रोहिबिट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब ये कोशिश की जा रही है कि इसको बचाया जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद देखिए अब पिकॉक एंड पिहन, यहाँ पर मोर और मोरनी दिखाए गए हैं। द इंडियन पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, और जो पिकॉक है इंडियन पिकॉक वो इंडिया का नेशनल बर्ड भी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम हिमालयस के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हमने जो प्लेन रीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेजर्ट के बारे में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और जिसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इफ़ वी मूव वेस्ट वर्ड, जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं इंडिया के मैप में, अगर आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ जाते हैं ऑन द मैप, यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया, आपको एक येलोइश एरिया नज़र आता है। दिस एरिया इज़ द थार डेजर्ट,
व्हाट डू यू सी, आपको क्या नज़र आता है? वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स। गोल्डन ड्यून्स मतलब आपको ये गोल्डन टीले नज़र आएंगे, रेत के टीले होते हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये सब गोल्डन नज़र आएगा रेत की वजह से। रग्ड टेरेन यानी कि ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर आपको जगह मिलेंगी। एंड अ वाइड ओपन स्काई, और एकदम खुला आकाश ऊपर नज़र आएगा। देखिए क्या लिखा गया, ट्रैवलर अमंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट। यहाँ पर एक ये ट्रैवलर है जो इस थार डेजर्ट में घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून। ये जो रेत के टीले होते हैं ये आपको छोटे छोटे पहाड़ियों की तरह नज़र आते हैं। ठीक है, वाइल्ड माउंटेन्स आर मेड ऑफ रॉक एंड दियर शेप इज़ फिक्स्ड। जो माउंटेन होते हैं वो तो पत्थरों के, चट्टानों के बने होते हैं और उनकी शेप फिक्स होती है। वाई डू यू थिंक सैंड ड्यून्स ऑल्सो हैव अ सिमिलर शेप। आप क्या सोचते हैं कि जो सैंड से, रेत से जो टीले बनते हैं उनकी भी शेप छोटे छोटे पहाड़ों जैसी क्यों होती है? इवन दो दे आर मेड ऑफ सैंड, हालांकि वो रेत के बने होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिलेगा आगे इसका। तो उससे पहले ये एक इमेज है जो कि जैसलमेर की है, जिसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट के मिडल में है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं इन इंडिया। द जैसलमेर फोर्ट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जो जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर का किला आप देख रहे हैं, यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व की धरोहर इसको घोषित किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रेत के टीले बनते कैसे हैं। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म, ड्यून्स मतलब टीले, रेत के टीले सैंड ड्यून्स आर फॉर्म। ये कब बनते हैं? व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप्स द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशंस। बहुत तेज़ तेज यहाँ आंधियाँ हवाएं चलती हैं जो कि इस रेत को उड़ाती है, और फिर ये रेत एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है और रेत के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ लगती है रेत की। ठीक है, समटाइम्स दीज राइज एज हाई एज 150 मीटर। कई बार इनकी ऊंचाई 150 मीटर तक ऊंची हो सकती है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द थार इज़ अ वास्ट एरिड रीजन, यानी थार डेजर्ट है ये बहुत बड़ा और सूखी हुई जगह है, सूखी जगह है। एरिड रीजन मतलब एकदम सूखी जगह। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, थार डेजर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत में ही पाया जाता है। स्पेनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, बेसिकली ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में, उसके अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा आता है। द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशंस दैट डेटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। देखिए जैसे हिमालय है वो एक नेचुरल बैरियर है इंडिया के लिए, एक भारत के लिए एक नेचुरल एक दीवार की तरह काम करता है। वैसे थार डेजर्ट भी एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस बहुत हार्श है, यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। हालांकि कुछ संख्या में हम कह सकते हैं कि इंसान और जानवर यहाँ मिलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एक आबादी होती है ना, जो बड़ी संख्या में, जैसे मैदानी इलाकों में नॉर्मली पाई जाती है, वैसे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, कम संख्या में होते हैं, क्योंकि यहाँ की कंडीशन बहुत हार्श होती है। इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर, क्योंकि दिन में यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, एंड कोल्ड नाइट्स, और रात होते ही बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ये इतना आसान नहीं है इन जगहों पे रहना, थार डेजर्ट जैसी जगह पे रहना। एज वेल एज अ लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर, और यहाँ पर पानी भी आसानी से नहीं मिलता है, पानी की भी यहाँ काफ़ी शॉर्टेज रहती है। इसके बाद यहाँ पर एक इमेज देखिए, ये किस बारे में है? कैमल वेंडर, यानी जो कैमल के जो व्यापारी होते हैं जो ऊँटों को खरीदते बेचते हैं, एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द थार डेजर्ट, यानी कि थार डेजर्ट के एज पर एक पुष्कर मेला लगता है। वहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये एक कैमल वेंडर है जो कि ये ऊँटों को खरीदने बेचने का काम करते हैं। अब इसके बाद देखिए, डोंट मिस आउट, इसमें क्या बताया गया है? विमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स फार अवे फ्रॉम होम, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में जो महिलाएं रहती हैं उनको पानी भरने के लिए घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी रहती है। उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन अ हेमलेट, और गाँव में इस तरीके के ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ये स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। यहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि उनको बाद में यूज़ किया जा सके। इसके बाद देखिए, वाटर इज़ सेक्रस इन द डेजर्ट, पानी की कमी रहती है डेजर्ट में। Women often need to travel long distance every day to fetch water for their families, महिलाओं को अपनी फैमिली के लिए पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। So the traditional method for cleaning utensils is to score them with sand until they are clean, इसलिए वहाँ पर जो बर्तन होते हैं उनको पानी से नहीं धोया जाता, बल्कि उसको पहले क्या किया जाता है, रेत से अच्छी तरह से रगड़ा जाता है। ठीक है, a little water can be used फॉर अ लाइट रेंज, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर उसको खंगाल लिया जाता है, यानी पहले रेत से अच्छी तरह रगड़ लिया, फिर थोड़ा सा पानी यूज़ किया और उसको खंगाल लिया। फिर ये पानी भी वेस्ट नहीं करते, देखो इसको भी यूज़ करते हैं कैसे,
द वाटर यूज फॉर रिंजिंग इज़ रीयूज फॉर द पर्पज़ लाइक वाटरिंग अ प्लांट। और फिर ये जो थोड़ा सा पानी डाल के खंगाला था बर्तन को, वो पानी भी बाद में प्लांट्स में डालने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो ये लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं पानी को, इतना ध्यान रखते हैं पानी का। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग, तो अगर कभी आप घर में टूटी खुली छोड़ दें, रिमेंबर द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट, तो उस समय थार के लोगों को याद कीजिएगा कि जो हम टूटी खुली छोड़ देते हैं और कितना पानी वेस्ट हो जाता है, थार के लोगों के लिए पानी कितना ज़रूरी होता है। राजस्थान इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फॉर इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, यानी कि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन मेथड इतने अच्छे तरीके इसके बना रखे हैं पानी को बचाने के। जैसा कि यहाँ पर भी हमने देखा था किस तरीके से रेन वाटर को यहाँ पर बचा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की हमेशा से ही कमी रही है। तो ये इन्होंने काफ़ी पहले से ये मेथड यहाँ पर बना लिए थे जिससे कि पानी बचाते हैं, इंक्लूडिंग टांका और कुंड्स, जिसकी वजह से इन्होंने बड़े बड़े टैंक बना लिए और कुंड बना लिए जहाँ पर ये पानी को सेव करते हैं। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर, यहाँ पर ये रेन वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ताकि इनके पीने की जो पानी की ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी हो जाती है। इसके बाद अब हम देखेंगे अरावली हिल्स के बारे में। देखिए क्या बताया गया है। लेट्स गो बैक टू द मैप, हमें फिर से इंडिया का मैप देखना है। ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। थार डेजर्ट से आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको अरावली हिल्स दिखाई देते हैं। जब ये मैप में देखेंगे, डू यू सी द अरावली हिल्स, क्या आपको अरावली हिल्स नज़र आती हैं? तो यहाँ पर आप इंडिया का ये फिजिकल मैप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यही थार डेजर्ट है। इससे थोड़ा आगे की तरफ आएंगे यहाँ पर तो ये अरावली हिल्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। अब देखिए अरावलीज के बारे में क्या बताया गया है। द अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये जो अरावली हिल्स है, ये जो पहाड़ियाँ है, ये जो पर्वत श्रृंखला है अरावलीज की, ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं। सम 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिजेस, इसमें बहुत सारे चोटियाँ और रिजेस पाए जाते हैं। ऑल्दो इट्स हाइएस्ट पीक माउंट आबू टावर्स एट ओवर 1700 मीटर। और अरावलीज में जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो है माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई है 1700 मीटर से भी थोड़ा ऊंचा है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 to 900 मीटर्स हाई, जबकि इसकी ज़्यादातर जो पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, वो 300 से लेकर 900 मीटर की हाइट तक है। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different geography। यानी क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आप अगर माउंट आबू से लगभग 4-4.5 घंटे का ट्रैवल करते हैं तो ये अरावली से आप जोधपुर पहुंच जाते हैं, जो कि थार डेजर्ट में है, और ये ज्योग्राफिकली बिल्कुल डिफरेंट जगह हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये एक तो ये इमेज दिखाई गई है कि ये इमेज दिखाई गई है। अ पार्ट ऑफ द अरावलीज जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज द थार डेजर्ट बिगिंस, यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया कि जो अरावलीज हैं उसके बिल्कुल आगे थार डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद राइट साइड में क्या बताया गया, पार्ट ऑफ द अरावलीज सीन फ्रॉम द स्पेस। जब आप स्पेस से देखते हैं तो आपको अरावलीज की पर्वत श्रृंखला कुछ इस तरीके की नज़र आती हैं, जो कि यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द स्टेट्स दैट द रेंज स्पैन्स। यानी कि जो अरावलीज की जो पर्वत श्रृंखला है, ये भारत के कौन कौन से स्टेट में ये है, कहाँ कौन से स्टेट्स में फैली हुई है, ये हमें पॉलिटिकल मैप देखकर बताना है, जो अभी हम देखेंगे। डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात? क्या इसमें आपको दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात नज़र आता है? यानी कि क्या इन स्टेट्स में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो है पाई जाती है? बिल्कुल, आप देखेंगे गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में और दिल्ली का भी थोड़ा सा भाग है जहाँ पर कि अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो यहाँ पर आप ये पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के भी थोड़े से एरिया को कवर करती है। अब इसके बाद क्या बताया गया है अरावलीज के बारे में। द अरावलीज प्ले a vital role in shaping the geography and climate of नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। यानी कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करती है भारत की नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ की जियोग्राफी और क्लाइमेट को एक शेप देती है। ये वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। देखिए, अगर ये अरावली की पर्वत श्रृंखला ना होती तो ये जो थार डेजर्ट है वेस्ट में है,
इसका प्रभाव ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि फिर ये गर्म हवाएं ईस्ट में भी काफ़ी दूर तक आती है और यहाँ का हिस्सा भी रेगिस्तान हो सकता था। लेकिन ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये एक बैरियर का, एक दीवार का काम करती है और ये उस थार डेजर्ट का प्रभाव एक वहीं तक लिमिट रखती है। तो और ईस्ट का जो पार्ट है भारत का, उसको बचा के रखती है थार के उस प्रभाव से, जो कि रेगिस्तानी प्रभाव होता है। तो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर, और इसके बारे में हम अभी आगे और भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी बातें बताई गई है अरावलीज के बारे में। द अरावलीज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फॉर सेंचुरीज। यानी अरावलीज में मिनरल बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर, और ये सपोर्ट करते हैं इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको। यहाँ से जो माइनिंग की जाती है और ये सब मिनरल निकाले जाते हैं, तो इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है, और ये कई सेंचुरीज से चलता आ रहा है, कई शताब्दियों से। In fact, evidence from its ancient mines at Jawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc। यानी कि यहाँ पर एक जवार नाम की जगह है, जहाँ पर के जवार नाम की जगह पे ये माइंस पाई जाती है, जो कि जहाँ से हमें पता चलता है कि 800 सालों पहले तक भी, ये 8 शताब्दी पहले तक भी इंडियंस थे, उनको सबसे पहले ये कला आ गई थी। उन्होंने इस चीज़ को सीख लिया था दुनिया में सबसे पहले कि ज़मीन से किस तरीके से जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से जिंक निकाला जाता है। उसके बाद देखिए हिस्टोरिक फोर्ट्स, यहाँ पर जो अरावलीज है, यहाँ पर बहुत पुराने और ऐतिहासिक किले भी पाए जाते हैं, सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर आर लोकेटेड हेयर। ये सभी किले भी यहाँ पर इन्हीं अरावलीज में पाए जाते हैं। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये अरावलीज में ये किले क्यों बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये कुंभलगढ़ का किला है, सराउंडेड बाय द अरावलीज, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ अरावली की। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट डेटरेंट टू द एनिमी। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी एक दीवार, एक रुकावट की तरह काम करता था, और दुश्मनों के लिए इस पर कब्जा करना, इस पर अटैक करना आसान नहीं होता था। इसलिए इन अरावलीज की पर्वत श्रृंखलाओं में ये किले बनाए जाते थे, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि मजबूती के साथ यहाँ पर सुरक्षा देते थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ध्यान से देखिए, प्लेट्यू क्या होता है, ये पहले भी हम आपको समझा चुके हैं इसी वीडियो में। अ प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, ये ऊंचाई पर स्थित जो प्लेन पार्ट होते हैं, ऊंचाई पर जो प्लेन पार्ट होते हैं उनको हम प्लेट्यू कहते हैं, और उनके साइड्स में काफ़ी सीधी चढ़ाई होती है, स्लोप्स, बहुत खड़ी हुई स्लोप्स होती है वहाँ पर। ठीक है। इंडिया हैज़ सेवरल प्लेट्यूज। इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेट्यू इंडिया में पाए जाते हैं वो ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया हैं, जो इंडिया के मिडल और साउथ ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं। अब हम इसको मैप के द्वारा भी अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। ये भारत की सबसे पुरानी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पर हमें बताई गई है। सिंस दिस रीजन इज़ अ पेनिनसुला, क्योंकि एक पेनिनसुला है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। सराउंडेड बाय वाटर, ये वाटर से सराउंडेड है ऑन ऑल 3 साइड्स बाय द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी कि इसको पेनिनसुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है, और प्लेट्यू है तो इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। अब इसको हम मैप के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का जो ये फिजिकल मैप है, ये जो ट्रायंगुलर रीजन यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये आपको इस तरीके से ये ट्रायंगुलर रीजन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाता है। पेनिनसुलर इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस साइड में वाटर है, यहाँ पे वाटर है, नीचे इंडियन ओशन है, हर तरफ से, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर कहा गया। और प्लेट्यू इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइट पर, ऊंचाई पर समतल ज़मीन जो पाई जाती है उसको प्लेट्यू कहते हैं। तो एक साथ इनको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर इसके
वेस्टर्न साइड पर अगर आप आते हैं तो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर लिखा है ना वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पर भी आपकी जो है पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है, जो कि ये समुद्र के किनारे किनारे बनती है। और इधर से अगर आप आएंगे तो ये आपके ईस्टर्न घाट आते हैं। इस साइड पर यानी कि ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में दोनों ही तरफ ये पर्वत श्रृंखलाएं चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको प्लेट्यू भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेट्यू थोड़ी हाइट पर बनते हैं, हाइट पर जो प्लेन जगहें होती हैं। और इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए कहा गया क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से भी घिरा हुआ है, और यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं दोनों साइड्स में है, राइट साइड में ईस्टर्न घाट और लेफ्ट साइड में वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो अभी हमने आपको ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट बताया वो यहाँ पर है। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पर ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर दो तरफ से माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये हम आपको बता चुके हैं मैप में। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर, वेस्टर्न घाट्स में जो पहाड़ पर्वत श्रृंखला वो थोड़ी ऊंची है। एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल, और वेस्टर्न साइड में जो अरेबियन सी है उसके साथ में ये एक दीवार की तरह काम करते हैं। विद मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, यहाँ पर बहुत सुंदर झरने हैं। फ्लोइंग डाउन देयर स्टीप साइड्स, जो काफ़ी ऊंचाई से गिरते हुए नजर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ड्यूरिंग द मानसून सीजन में। इसके बाद देखिए और क्या बताया गया है। द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को के द्वारा ये जो वेस्टर्न घाट है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। दे आर होम टू मैनी रिवर्स, यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स पाए जाते हैं। एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत अलग तरह की वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट का जो ऊपर की तरफ जो नॉर्दर्न पार्ट है, आर ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री हिल्स, इसको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। अब देखिए ईस्टर्न घाट्स के बारे में क्या बताया गया। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर, ये जो पर्वत श्रृंखला है ईस्टर्न घाट्स वाली जो ईस्टर्न साइड में है, इनकी ऊंचाई थोड़ी कम है, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई थोड़ी कम है। एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, और ये जो ईस्टर्न साइड में जो ये बे ऑफ बंगाल है उसके साइड में छोटी छोटी पहाड़ियों वाली ये पर्वत श्रृंखला है। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड। अब ज़रा इस मैप को फिर से देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर ईस्टर्न साइड में ये ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे नज़र आएंगे। याद रखिएगा कि ये जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं ना, ये पर्वत श्रृंखला पूरी कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, यहाँ बीच बीच में गैप भी होते हैं। और यहाँ पर आपको ये डेक्कन प्लेट्यू भी नज़र आ जाएगा। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डेक्कन प्लेट्यू, इसको फ्लैट हाईलैंड भी कहा गया है, ठीक है, फ्लैट हाईलैंड, यहाँ पर ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद यहाँ पर हमें देखिए क्या बताया गया है। रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं वो फ्लो करती हैं प्लेट्यू को क्रॉस करते हुए। दीज रिवर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल, ये जो नदियाँ हैं ये बहुत ज़रूरी है खेतीबाड़ी के लिए, और ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, नोटिस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स। यानी कि जो फिजिकल मैप हमें दिया गया है हमारी एनसीईआरटी बुक के एंड में, हमें उस फिजिकल मैप को देखना जो इंडिया का फिजिकल मैप है, और जो रिवर्स का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन कहाँ किस तरफ है वो हमें देखनी है। अब हम इसको मैप के द्वारा चेक करते हैं। अब ज़रा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नदियों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि गोदावरी है, ये इस तरफ आई इस डायरेक्शन में और कहाँ गई, बे ऑफ बंगाल। अब इस साइड पर आप देखेंगे तो कृष्णा नदी भी ऐसे इसी डायरेक्शन में आ रही है। उसके अलावा ये कावेरी नदी भी। अब जगह अगर आप देखेंगे ये महानदी ये भी इसी डायरेक्शन में है। अब आपको कुछ ऐसी भी नदियाँ दिख जाएंगी जो अरेबियन सी की तरफ जा रही है, ये देखिए नर्मदा और ये ताप्ती। तो यहाँ पर हमने कुछ नदियों की डायरेक्शन देखी है कि ये इनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर ये इमेज दिखाई गई है आपको, ये किस बारे में है। डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये बहुत घने जंगल है छत्तीसगढ़ के, और यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। अब इधर देखिए, दिस प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में है, इज़ रिच इन मिनरल्स, मिनरल से भरपूर है। फॉरेस्ट है यहाँ पर, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रिलेटेड टू ईस्ट, इसका ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू, ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ ये कह सकते हैं झुका हुआ है। सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवार्ड्स द बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी नदी है जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हेयर, तो यहाँ पर ये कहा गया है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं
ईस्ट की तरफ बहने वाली जो नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा महानदी, वो यहीं पर ये ओरिजिनेट होती है। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए वाटर मिलता है इनसे, इंडस्ट्री के लिए पानी मिलता है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर मिलता है इनसे। देर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कुछ ऐसी नदियाँ भी जो कि वेस्ट की तरफ अरेबियन सी की तरफ जाती है, जैसा कि हमने देखा था नर्मदा और ताप्ती, टू विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में जाती हैं। उसके बाद देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब इस प्लेट्यू में बहुत सारे घने जंगल है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। ये उनके लिए घर की तरह, इंक्लूडिंग द संथर। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम बताए गए, संथर, गोंड, बैगा, भील एंड कोरकू। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, इनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, ट्रेडिशन अलग अलग हैं, एंड वेज ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू द नेचर, और इनका जो जीवन है वो नेचर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ये नेचर से जुड़ी हुई इसलिए होती है क्योंकि नेचर, ये जंगल ही इनके लिए घर होता है और इनकी ज़्यादातर ज़रूरतें यहीं से पूरी हो जाती हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है कहाँ कहाँ फैली हुई है? झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। उसके बाद एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स एट द एंड ऑफ दिस बुक टू लोकेट द स्टेट्स एंड कनेक्ट देम टू देयर लोकेशन ऑन द फिजिकल मैप। यानी इस बुक के एंड में जो आपको पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दिए गए हैं उनमें आप इन सभी स्टेट्स को वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्लेट्यूज आर होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया। ये जो प्लेट्यूज है यहाँ पर इंडिया के कुछ बहुत सुंदर वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। एज रिवर्स फ्लो ओवर दियर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो यहाँ के अनइवन और रॉकी सरफेस के ऊपर से फ्लो करती हैं और यहीं पर ये वाटरफॉल भी बनते हैं। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। अब ये जो झरने यहाँ पर बनते हैं, जो वाटरफॉल यहाँ पर बनते हैं, ये ना केवल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं बल्कि इन वाटरफॉल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट की जाती है। इसलिए यहाँ लिखा है बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। पानी की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहा गया है। एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, और यहाँ से जो पानी मिलता है वो खेती बाड़ी के भी काम आता है, सिंचाई के भी काम आता है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ इमेजेस हमें दी गई है। सबसे पहले ये पेरिया कैनाल एक वाटरफॉल बताया गया जो नियर मुनार केरला में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल है। उसके अलावा यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया गया? लॉयन टेल्ड मैकाओ इन द वेस्टर्न घाट, इसकी इमेज दिखाई गई है। फिर किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ क्या है देखिए, ये एक प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस है, कीड़ों को खा के ये जीवित रहता है। दिस इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये कीड़ों को खाते हैं प्लांट्स। इसके बाद देखिए मीनिंग, इट फीड्स, यानी जब हम इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, ये कीड़ों को खाते हैं। फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। इट कैचेज स्मॉल इंसेक्ट्स इन स्टिकी ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट देम, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ये चिपचिपे पदार्थों में ये उनको इनके फंस जाते हैं और फिर ये पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद देखिए कोल माइंस के बारे में यहाँ पर बताया गया, ये इमेज कोल माइंस के बारे में इन द प्लेट्यू, जहाँ से एक कोयला खोद कर निकाला जाता है। एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, और कोयला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक कोयले की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, द यूज़ ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि कोयले के फ़ायदे तो है लेकिन इसका नुकसान भी है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत होती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये इमेज दी गई है और इमेज में क्या दिखाया गया देखिए, मुंबई ऑन द वेस्ट कोस्ट इज़ इंडियाज़ फाइनेंशियल सेंटर। ये आपको मुंबई दिखाया गया है जो कि वेस्ट कोस्ट पे है। वेस्ट कोस्ट मतलब हो गया जो इंडिया के वेस्ट की तरफ जो समुद्र है उसके साथ उसके किनारे पर ये बसा हुआ है, और मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर भी कहते हैं। इसके बाद देखिए इंडियाज़ अमेजिंग कोस्ट लाइन्स, यानी कि इंडिया में जो ये समुद्र के जो किनारे हैं ये इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज़ डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस, यानी कि जो इंडिया में कोस्ट लाइन है उसके किनारे किनारे पे बहुत सुंदर बीचेस है जहाँ पर लोग घूमते हैं। रॉकी क्लिफ्स होते हैं एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड, कुछ बीचेस पर गोल्डन सैंड होती है जबकि वाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक, जबकि कुछ बीचेस के ऊपर ब्लैक रॉक्स होते हैं। सम आइलैंड्स हैव कोरल रीफ्स वाइल अदर्स आर कवर्ड इन थिक जंगल्स, यानी कि कुछ आइलैंड्स पे तो कोरल रीफ्स होते हैं, ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी आइलैंड्स होते हैं जहाँ पर घने जंगल होते हैं। इंडियाज़ कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइजेज,
द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। तो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट लाइन है और ईस्ट कोस्ट लाइन है, दोनों को मिलाकर यह 7,500 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ही इंडिया की कोस्ट लाइन है। इसके बाद देखते हैं लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल एटलस और वॉल मैप एंड फाइंड द नेम्स ऑफ 5 रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो आपको पहले तो इंडिया का फिजिकल मैप देखना और ये बताना है, उन 5 नदियों के नाम बताने हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। बे ऑफ बंगाल में जाके कह सकते हैं कि उससे गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर 5 नदियों के नाम जो होंगे जो कि बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, इसमें महानदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, ये सब नदियाँ इसमें आती हैं। उसके बाद फाइंड आउट इंडियाज़ कोस्टल स्टेट्स। इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स है वो बताने हैं। वेस्ट साइड में समुद्र के किनारे के जो स्टेट्स हैं वो बताने हैं और ईस्ट साइड में जो समुद्र के किनारे के स्टेट्स हैं वो बताने हैं। तो याद रखिएगा वेस्ट कोस्ट स्टेट्स में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा और केरला आता है, जबकि ईस्ट साइड में जो कोस्ट स्टेट है उसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम आगे रीडिंग करेंगे। ठीक है। डू यू नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड व्हेन दीज रिवर्स स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट। जब ये नदियाँ समुद्र के बिल्कुल करीब पहुँच जाती हैं तो उस और वहाँ पर ये नदियाँ थोड़ी सी बट जाती है अलग अलग धाराओं में। जैसे नदी जा रही है तो ये कुछ इस तरीके से धाराओं में बट जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है। डेल्टा वो जगह हो गई जहाँ पर ये नदी होती है वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है और समुद्र में मिल जाती है। डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास टू फाइंड आउट। अब इसके बाद देखिए द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट साइड में जो समुद्र के किनारे की जो जगह है उसके बारे में हम देखेंगे। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। ये गुजरात से केरला तक फैला है वेस्ट कोस्ट। पासिंग थ्रू, और कहाँ से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र भी वेस्ट कोस्ट में ही आता है, गोवा भी और कर्नाटका भी। मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। और कई नदियाँ हैं जिनका ओरिजिनेट यही वेस्टर्न घाट से ही होता है। फ्लो स्विफ्टली, और यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो स्मूथली बहती है। एंड फॉर्म एस्टोरीज। एस्टोरीज वो जगह होती है जहाँ पर नदियों का फ्रेश वाटर समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। ठीक है। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स। एलुवियल वो जगह हो गई जब एक्चुअली नदियों के साथ जो मिट्टी और रेत आकर बहती है ना, वो जो ज़मीन बना देती है उसको एलुवियल कहते हैं। ठीक है। एंड फीचर्स कोव्स बनते हैं, क्रीक बनते हैं, एस्टोरीज बनती हैं विद द नर्मदा एंड ताप्ती एस्टोरीज बीइंग द लार्जेस्ट। और जो नर्मदा और ताप्ती जो एस्टोरीज हैं वो सबसे बड़े हैं। और एस्टोरीज हमने क्या बताया? वो जगह जहाँ पर नदियों का फ्रेश पानी, फ्रेश वाटर समुद्र के पानी से मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक इमेज दी गई है, एन एरियल व्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट का आपको एरियल व्यू दिया गया, ऊपर से एक इमेज दिखाई गई है। नोट हाउ क्लोज द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर टू द अरेबियन सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स की जो ये हिल्स हैं और यहाँ पर ये जो अरेबियन सी है ये कितने करीब है एक दूसरे के। अब आगे देखते हैं। द वेस्ट कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़। ये जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और सिटीज़ हैं। दीज हैव बीन द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनिया। और ये सैकड़ों हज़ारों सालों से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए ये सेंटर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्लेस रहे हैं बिजनेस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम देखेंगे द ईस्ट कोस्ट। जैसे हमने वेस्ट कोस्ट देखा था अभी, वैसे अब ईस्ट कोस्ट देखेंगे। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। यानी कि जो ये ईस्ट कोस्ट होते हैं, इंडिया के ईस्ट साइड में जो ये समुद्र के किनारे हैं, ये कहाँ पड़ते हैं? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। और ये गंगा डेल्टा से लेके बिल्कुल आप नीचे की तरफ जाएंगे तो कन्याकुमारी तक होते हैं। इट हैज़ वाइड प्लेन्स। यहाँ बड़े बड़े मैदानी इलाके होते हैं। एंड मेजर रिवर डेल्टा। सो यहाँ बहुत बड़े मेजर रिवर डेल्टा होते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टा बनते हैं वो यही बनते हैं ईस्टर्न, ये जो था हमारा ईस्ट कोस्ट में। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक। पुलिकट लेक क्या है? ये एक लगून है विच इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर आर फाउंड हेयर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो चिल्का लेक की बात हुई है, उसके अलावा ये पुलिकट लेक की बात हुई है, और इसको क्या कहा गया है? लगून। लगून क्या होता है इसको पहले हम इमेज के द्वारा देखते हैं।
तो यहाँ पर आप ये लगून देख सकते हैं। देखिए ये आपका समुद्र है, ओशन कह सकते हैं इसको, यहाँ पर ये ओशन है। इसका पानी जब ये सेपरेट हो जाता है, ये कुछ नेचुरल बैरियर की वजह से, तो ये सेपरेट हो गया ना मेन अपने समुद्र से, तो इसको हम लगून कहते हैं। तो ये जो चिल्का लेक है और पुलिकट लेक है ये लगून है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं डेल्टास के बारे में। डेल्टाज आर लैंड formed at the mouth of a river when it deposits sediments into a larger body of water such as an ocean, a lake or another river। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जब जो नदी होती है, जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है, तो ये बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, और इसको हम यहाँ पर जो रीजन बनता है उसको डेल्टा कहते हैं। ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स बिल्ड अप फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया, और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड एरिया बन जाता है। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स क्रिएट अ फर्टाइल डेल्टा। ये जो नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर, ये सारी रिवर्स बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती है, मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। और यहाँ की जो ज़मीन है वो खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल आइडियल होती है, बिल्कुल उपयुक्त होती है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन आइलैंड्स के बारे में। देखिए आइलैंड्स क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे द्वीप होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। द इंडियन आइलैंड्स रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन में है। द अरेबियन सी में है। एंड द बे ऑफ बंगाल, और ये इंडिया का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ये अंडमान निकोबार के बारे में, छोटे छोटे टापू, छोटे छोटे द्वीप होते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, और ये इंडिया के ही टेरिटरी में आते हैं, इंडिया का ही पार्ट है। विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। इंडिया हैज़ टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के। एक है लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, यहाँ की अपनी एक यूनिक वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर भी पाए जाते हैं। ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ्स एंड वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। सेवरल एंशिएंट ट्राइब्स मेड दीज आइलैंड्स देयर होम टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। और यहाँ पर बहुत से यहाँ के पुराने समय से चलते आ रहे ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पर हज़ारों सालों से रह रहे हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। एक्चुअली एक अकेला एक आइलैंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। लक्षद्वीप इज़ एन आर्कीपेलागो, जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, लोकेटेड इन द अरेबियन सी में है, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ये केरला में जो मालाबार कोस्ट है उसके पास है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल, यानी कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, और ये कोरल के बने हुए। कोरल ये ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनसे ये जो आइलैंड्स है ये बने हुए हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल, और इन सभी 36 आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि सभी पे लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ पे रहते हैं, सभी पे नहीं। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, जो 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, ये इंडिया के ही कंट्रोल में है, इंडिया के ही अंडर आता है। यहाँ पर फिशिंग अलाउ है, जो इंडियंस वहाँ जाते हैं फिशिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, और वहाँ इंडिया जो है वो यहाँ के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी इंडिया की ही है। और जैसा कि हमने देखा ये जो आइलैंड्स है ये कोरल के बने हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में ये आपको दिखाया गया है, कोरल इस तरीके के होते हैं। और ये जो कोरल है ये क्या, इनके बारे में क्या लिखा है, कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड इन्हीं कोरल से बना हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। दीज आर्कीपेलागो, तो ये भी एक अकेला आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कंप्राइजेज मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड्स। तो यहाँ पर वोल्केनिक आइलैंड्स मिलते हैं 500 या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए वोल्केनिक आइलैंड मतलब कि किसी समय पर यहाँ पर ज्वालामुखी फटते होंगे, वोल्केनो इरप्शन होता होगा, और उससे फिर ये जो आइलैंड्स थे बने थे। डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, इनको 2 पार्ट्स में बांटा गया, 2 ग्रुप्स में, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। दियर लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी जो लोकेशन है अंडमान निकोबार की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में आगे और जानते हैं, पहले इमेजेस देख लीजिए। ये तो हम पहले देख चुके हैं, कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ सेकंड फिगर देखिए, कोरल रीफ इन द अंडमान आइलैंड्स। और यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग डॉक, अ स्मॉलर पोर्ट ऑफ द इंडियन नेवी नियर द अंडमान आइलैंड। और ये इंडिया का एक फ्लोटिंग डॉक है इंडियन नेवी का, अंडमान आइलैंड्स के नज़दीक। अब देखिए और पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का ही पार्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से इंडिया आगे ओशन पे अच्छे से नज़र रख पाता है, कीपिंग एन आई ऑन द ओशन। इट इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर बहुत तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। द अंडमान आइलैंड्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट
फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो अंडमान आइलैंड है इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको यहाँ पर बहुत ही कड़ी यातनाएं दी जाती थी, यहाँ पर इनको भेजा जाता था एक जेल के रूप में। मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड देयर अंडर द मोस्ट सिवियर कंडीशंस इन अ प्रिजन कॉम्प्लेक्स कोल्ड सेलुलर जेल। आज भी यहाँ पर आप ये सेलुलर जेल जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था और उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। इट हैज़ बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस ऑफ द ट्रमेंडस सेक्रीफाइसेस दैट अवर फोर फादर्स मेड सो वी कुड बी फ्री। और यहाँ जाकर आप ये देख सकते हैं, ये जो सेलुलर जेल है इसका एक बड़ा हिस्सा तो ढह गया था, लेकिन इसके कुछ हिस्से को आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है, जहाँ से कि आप ये जाकर ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतने जुल्म सहे, इतने अत्याचार सहे और हमारे लिए उन्होंने यहाँ पर ये जो जेल थी इसकी परेशानियों को सहा था। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेज, जिसके बारे में आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया। बैरन आइलैंड फिगर 1.39 अबव, यहाँ पर आप ये बैरन आइलैंड देख सकते हैं। एन एरियल व्यू ऑफ द एक्टिव वोल्केनो, और ये एक्टिव वोल्केनो आज भी इसमें इरप्शन होता है, आज भी यहाँ से लावा निकलता है, धुआं निकलता है। ऑन बैरन आइलैंड द ओनली वन इन इंडिया, और ये इंडिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ये इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो है। इट्स सम टाइम्स इरप्ट्स, कई बार ये फटता है, इसमें से लावा निकलता है, सेंडिंग स्मोक और धुआं निकलता है, एंड लावा इनटू द स्काई, और लावा भी निकलता है। अब इसके बाद देखिए क्या है। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा है उसके बारे में हम जानेंगे और सुंदरबन के बारे में हम जानेंगे। तो डेल्टा, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो डेल्टा होता है, जब ये नदियाँ समुद्र में मिलती है तो उससे पहले अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है और डेल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सुंदरबन की बात हुई है, पहले इसको भी हम मैप में देख लेते हैं और ये डेल्टा कहाँ बनता है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सुंदरबन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सुंदरबन देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। इसका कुछ हिस्सा भारत में आता है और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में आता है। तो यही वो जगह है जहाँ पर ये डेल्टा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहाँ पर आती है और ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एज वी travel back from the islands towards the eastern side of the Himalayas via the Bay of Bengal, we came to the Sundarbans। यानी कि जब हम आइलैंड से ईस्टर्न साइड की तरफ आते हैं, ईस्टर्न साइड्स ऑफ हिमालय आते हैं वाया बे ऑफ बंगाल, तब हमें सुंदरबन मिलता है। दिस इज़ लोकेटेड इन द डेल्टा, यानी ये जो सुंदरबन है ये उस डेल्टा वाले एरिया में है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। यू सो दैम अर्लियर इन द चैप्टर, जो चैप्टर में हम पहले भी देख चुके हैं। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और ये इनकी ट्रिब्यूटरी भी इसमें इस डेल्टा को बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ हैं वो सब यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है और इसी डेल्टा में ये सुंदरबन है। दिस डेल्टा हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर, सी एंड लैंड। तो यहाँ पर एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है नदियों का, समुद्र का और ज़मीन का। उसके आगे देखिए, अबाउट हाफ ऑफ इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो ये जो आपका डेल्टा यहाँ पर बनता है इसका आधा हिस्सा लगभग भारत में है, बाकी बांग्लादेश में है। एंड द रेस्ट इज़ इन बांग्लादेश। दिस इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पीशीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें कि रॉयल बंगाल टाइगर भी है। उसके बाद नोट है, डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज। ये हम आपको पहले ही मैप में दिखा चुके हैं डेल्टा कहाँ पर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं। सबसे पहले क्या है, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स मेघालय। देखिए मेघालय में ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, झरने आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मेघालय इंडिया में है ये। द शाद सुक मेंसियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द खासी पीपल एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स नेचर। ये जो खासी लोग होते हैं, खासी पीपल होते हैं, ये यहाँ पर ये फेस्टिवल बना रहे हैं जिसमें नेचर को थैंक यू कहते हैं, नेचर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद लिविंग रूट ब्रिज नियर नॉन ग्रियाट विलेज चेरापूंजी मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी में जो नॉन ग्रियाट विलेज है वहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ों की जो रूट्स हैं उनसे ये एक ब्रिज की तरह ये स्ट्रक्चर अपने आप ये बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो अब हम इस चैप्टर के एंड पर आ गए हैं। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टुवार्ड्स द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ। कैन यू सी गारो, खासी एंड जैंतिया मार्क्ड ऑन द मैप। तो पहले तो हम नॉर्थ ईस्ट में इन सब जगहों को देखते हैं, गारो, खासी और जंतिया को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट है जिसमें आपको ये गारो,
खासी और जैंतिया यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और ये सभी पहाड़ी इलाके हैं। दीज हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, यानी ये जो पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो इलाके हैं गैरो, खासी एंड जैंतिया, ये सब पहाड़ी इलाके होते हैं, ये जो मेघालय प्लेट्यू के पार्ट है। आर नोन फॉर दियर रश ग्रीनरी, यहाँ पर अच्छे बहुत ग्रीनरी रहती है, हैवी रेनफॉल होती है, एंड ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल, और बड़े ही सुंदर दिखने वाले वाटरफॉल होते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स इन द वर्ल्ड, और ये जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यहाँ पर जंगल भी पाए जाते हैं। यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड है, यहाँ की भूमि भी बहुत उपजाऊ है। अब हम आगे देखते हैं किसके बारे में बताया गया, मालेनोंग विलेज के बारे में। सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय में जो ईस्ट खासी हिल्स है उसमें ये विलेज पाया जाता है। मालेनोंग विलेज इज़ रिनोन्ड एज द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, ये एशिया का सबसे साफ सुथरा विलेज माना जाता है। दिस पिक्चरस्क विलेज, यानी कि एक आकर्षक विलेज है, इज़ फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन्ड क्लीनलीनेस, ये अपनी साफ़ सफाई के लिए बहुत फेमस है। बैम्बू डस्टबिन्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत फेमस है। ठीक है, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम कह सकते हैं कि किसी तरह का पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं इस जगह को। द विलेज इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेज़, और यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिजेज़ है जो अभी हमने पहले भी देखे थे। यहाँ पर भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट्स होती है वो पेड़ों की रूट्स इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे लगता है जैसे रूट्स जैसे ब्रिज है, पुल हैं, इसलिए इनको लिविंग रूट ब्रिजेज़ भी कहा जाता है। विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स, और ये कई सालों में ये पेड़ों की रूट्स इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती हैं। अब हम इस चैप्टर की समरी देखते हैं। इंडिया गिव्स इट्स नेम टू द सब कॉन्टिनेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ, तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसका नाम इंडिया के नाम पे रखा गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ मैनी डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स, इंडिया के बहुत डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। रेंजिंग फ्रॉम द स्नोई हिमालयाज, बर्फ़ से ढके हिमालय से लेकर टू द हीट ऑफ द थार डेजर्ट, और फिर हम गर्म रेगिस्तान तक देखते हैं भारत में पाए जाते हैं। द प्लेन्स आर वाटर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, और भारत में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ नदियों का पानी आता है। देर इज़ ऑल्सो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है, विद द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट में अरेबियन सी है इंडिया के, एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। उसके अलावा दीज डाइवर्स जियोग्राफिक फीचर्स have created a variety of conditions with respect to soil, flora, fauna, life and economic opportunities and honed a rich culture, और भारत में क्योंकि डाइवर्स जियोग्राफिक फीचर पाए जाते हैं इसीलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, लाइफ और बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पाई जाती है। और भारत का बहुत रिच कल्चर है क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग अलग तरह की डाइवर्स ज्योग्राफी की वजह से ये सब चीज़ें इंडिया में पाई जाती हैं। दीज ज्योग्राफिकल फीचर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अवर सिविलाइजेशन, और क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, अलग अलग प्रकार की ज्योग्राफी इंडिया में पाई जाती है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे सिविलाइजेशन को एक शेप देने में। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।